हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर हेल्दी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो देखो, ग्रेविटेशन इज व्हाट? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस वन इज व्हाट? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप ले लो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले रहे हो, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, दैट वन इज अवर ग्रेविटेशन। सो एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, दैट वन इज ग्रेविटेशन। तो अगर हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट क्यों बात करें, हम धरती के बारे में ही बात कर लेते हैं। अगर दिस इज आवर अर्थ, तो ये हमारा अर्थ है और हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं ये मून है। तो इस केस में क्या कर रहे हैं, अर्थ यहां पे क्या कर रहा है, मून को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सेम टाइम मून भी अब अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? तो ये जो है ना, दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पे पहला ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट मून है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट? क्या अर्थ जितना फोर्स लगा के मून को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, क्या सेम टाइम मून भी अर्थ को उतना फोर्स लगा के अट्रैक्ट करता है? तो उसका आंसर है हाँ। यहां पे दोनों ही फोर्स यहां पे बराबर होंगे। और ये क्यों बराबर होंगे? अगर हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो इस वजह से जितना फोर्स लगा के अर्थ मून को अपने तरफ खींचेगा, सेम टाइम मून भी उतना फोर्स लगा के अर्थ को अपने तरफ खींचेगा। क्लियर? और यहां पे अनदर एक फोर्स है जो कि मून को क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, यहां पे देख सकते हो, दैट इज द रोटेशन ऑफ मून। हियर यू कैन से व्हाट? रोटेशन ऑफ मून इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हिच फोर्स? Another type of force, and that force is our centripetal force. अगर हम बात करें रोटेशन ऑफ मून के बारे में, तो यहां पे रोटेशन ऑफ मून पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपेटल फोर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंटर सीकिंग फोर्स। बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये सेंटर के तरफ काम करता है एंड दिस वन इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ। तो आप ये भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर एक रस्सी में स्टोन, ओके, धागे से अगर हम क्या करें, एक रस्सी से एक स्टोन को बांध के अगर हम घुमा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो सेंटर से हम फोर्स डालेंगे, जब तक हम मतलब उसको सेंटर से फोर्स डालेंगे तब तक वो घूमता रहेगा। एंड दैट एक्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट में इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो ये अगर वेलोसिटी है इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे ये चेंज होगा। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपेटल फोर्स। तो दैट मीन्स अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होता, तो यहां से जैसे आप अगर सेंटर से फोर्स अप्लाई करना बंद कर दोगे, तो रस्सी क्या होगा, स्टोन के साथ एक ही पॉइंट में ऐसे टेंजेंट बना के निकल जाएगा स्ट्रेट। क्लियर? इस पॉइंट में टेंजेंट पता है ना, अगर सर्कल, और ये एक सर्कल है और यहां पे अगर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये एक हमारा स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों के बीच में अगर एक कॉमन पॉइंट है, एक ही कॉमन पॉइंट है, देन दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड आवर टेंजेंट। तो यहां पे ये टेंजेंट बना के निकल जाएगा और ये जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपेटल फोर्स। और यही सेंट्रीपेटल फोर्स के वजह से मून यहां पे रोटेट कर रहा है अराउंड द अर्थ। क्लियर? ये था हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स। नाउ हम आ जाएंगे जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन ने ही दिया था। तो देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोल रहा है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर हम देखेंगे इस लॉ का स्टेटमेंट ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पे मैं एग्जांपल ही लेके बोल देता हूं। अगर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए और ये एक अनदर ऑब्जेक्ट है बी, ओके, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड बोथ सेम फोर्स यहां पे रहेगा। हाँ, सेकेंड थिंग आप ये भी बोल सकते हो, जे अगर धरती क्या कर रहा था, या मैं बोल रहा हूं ये मार्कर, क्लियर, मार्कर में यहां पे रखा हूं तो ये धरती को खींचना चाहिए था, नीचे धरती मार्कर के तरफ आना चाहिए था, जबकि मार्कर हमारा क्या हो रहा है, धरती के तरफ जा रहा है। और ये किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इट्स मास।
अगर यहां पे हम बात करेंगे इसका मास बहुत ही नेग्लिजिबल है कंपेयर टू मास ऑफ द अर्थ, तो इस वजह से तो जो कि हमारा फोर्स क्या होता है ना, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। और यहां पे अगर हम एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे तो मास आके यहां पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब फोर्स बाय मास। तो इससे ये पता चल रहा है अगर हमारा मास बढ़ेगा, कोई भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू घटेगा, ठीक है। तो मतलब हमारा एक्सीलरेशन मास के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन घटेगा, मास घटेगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। तो देख लो इसका जो मास है ना, अर्थ के मास में इसका मास नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है जो कि अर्थ के वजह से, और उसमें भी जाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, बट इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये मूव कर रहा है, जबकि अर्थ में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो वो मूव नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है। ओके, और ये किसकी तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, ये सन के तरफ, इसलिए ये सन के चारों तरफ घूमता है, बिकॉज सन का मास अर्थ के मास से बहुत ज्यादा है ना। यहां पे फिर से यहां पे आ जाओ, देखो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। तो मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट व्हाट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects, between any two objects is directly proportional, or you can say proportional to their product of their masses, proportional to product of their masses, ओके तो उनके मास के साथ ये क्या है, मास के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड अगेन यहां पे आपको क्या मिलेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसके साथ ये, उसके स्क्वायर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने पहला चीज बताया यहाँ पे क्या है, उनके मास के प्रोडक्ट के साथ क्या है यहाँ पे प्रोपोर्शनल, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैं वही चीज लिख लेता हूं, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ए का मास m1 ले रहा हूं और ऑब्जेक्ट बी का मास m2 ले रहा हूं, तो इस केस में क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, और मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं। नाउ सेकेंड थिंग यहाँ पे ये मेंशन है, दिस वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस। अभी उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि ये दोनों स्फीयर है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे हम डिस्टेंस जो मेजर करेंगे ना, दैट विल बी फ्रॉम द सेंटर। तो देख लो यहां से सेंटर तक डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब डिस्टेंस के साथ यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूं, सो नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं दोनों से निकाल दूं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मुझे क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर देता हूं तो मुझे यहां पे मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। ओके, और यहां पे मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूं। तो यहां पे मुझे पता है यहां पे क्या करना है, अगर यहां पे कहीं पे आपको प्रोपोर्शनैलिटी देखने के लिए मिल रहा है, तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी उठाने के लिए कंस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, यहां पे भी वही करेंगे, बट यहां पे जो कंस्टेंट होगा वो होगा हमारा कैपिटल जी। नॉर्मली मैथ में हम क्या करते हैं, अलजेब्रा के केस में हम के का यूज करते हैं, बट यहां पे हम कैपिटल जी का यूज कर रहे हैं, और बाकी जो चीज है उसको लिख लो बस, m1 m2 बाई टी स्क्वायर। क्लियर, और ये जो g है ना, दिस वन इज आवर व्हाट, कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। This one is constant of proportionality, or you can say it is also called as, इसको हम और क्या बोलते हैं, this one is also called as
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पे g को जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने यूज किया है दैट वन इज आवर g, और हम यहाँ पे g को क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मैं ये सारे इरेज कर लेता हूँ ये सारे चीजें। तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे g का वैल्यू निकालेंगे तो g क्या होगा, g का फॉर्मूला क्या होगा? तो g विल बी व्हाट, ये मल्टीप्लाइड है, इस साइड आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर है, इस तरफ आ जाएगा तो डी स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 हो जाएगा। क्लियर? और ये हमारा क्या है, g का फॉर्मूला है। ओके, नाउ अभी हम बात करेंगे g के SI यूनिट के बारे में। अगर मैं यहाँ पे बात करूं SI यूनिट ऑफ g, तो g का SI यूनिट क्या है ना? देखो यहाँ पे जो है ये फोर्स है, और हमें पता है फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, तो मैंने न्यूटन लिख लिया। नाउ d इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस का SI यूनिट है मीटर, तो यहाँ पे d स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय क्या है, मास इंटू मास, मतलब मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू सेकेंड ऑब्जेक्ट, और मास का SI यूनिट है किलोग्राम, तो इट विल बी किलोग्राम स्क्वायर, दैट मीन्स kg स्क्वायर। और यू कैन राइट डाउन दिस वन एज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू kg पावर -2। क्लियर? दिस इज द SI यूनिट ऑफ g। नाउ if we talk about the value of g, तो value of g is what? If we talk about value of g is our 6.673 into 10 to the power -11 and it has a unit। यहाँ पे इसका यूनिट है, कोई भी यूनिट लिखो, इससे लिखो या इससे लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं कोई भी यहाँ पे यूनिट लिख लेता हूँ, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू kg पावर -2। ये हमारा क्या है, ये वैल्यू ऑफ g है। ओके, अभी यहाँ पे वैल्यू ऑफ g निकाल भी ओके, निकालना यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ g, तो इसको किसने निकाला था, हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, सो यहाँ पे दिस दिस वैल्यू जो 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू kg पावर -2 है ना, दिस वैल्यू इज एक्चुअल वर्ड, ये फाइंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश ने वो वैल्यू ढूंढ के निकाला था ना। अभी इसी वैल्यू का हम यूज करेंगे आगे। अभी हम आ जाते हैं थोड़ा, ओके, यहां पे हम बात करेंगे हमारे स्मॉल जी के बारे में। तो कैपिटल जी तो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल जी व्हाट, स्मॉल जी हमारा यहां पे ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, दैट वन इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूं ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, क्लियर। सो इस केस में यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी गिरा ना टुवर्ड्स द अर्थ, बिकॉज ऑफ द व्हाट, ग्रेविटी एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन है ना, हमने बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। और यही ग्रेविटेशन पर्टिकुलरली अर्थ के केस में हम उसको बोलते हैं ग्रेविटी। और यहां पे ग्रेविटी के वजह से, मतलब अर्थ के इन्फ्लुएंस से अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के तरफ गिर रहा है, यहां पे मैंने अपना मस्कुलर फोर्स लगा के इसको रखा है, अभी मैं इसको रिलीज करूंगा तभी सडनली क्या हो जाएगा, यहां पे ग्रेविटी काम करेगा। अभी याद रखना ये जो ग्रेविटी है ना, दिस वन इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। देखो मेरा मस्कुलर फोर्स इससे ज्यादा है, इस वजह से मैं इसको यहां पे रख पा रहा हूं। ओके, जब मैं मेरा फोर्स यहां से रिलीज करूंगा, सडनली यहां पे कौन काम कर रहा है, मैं इसे फेंक नहीं रहा हूं, मैं बस अपना फोर्स रिलीज कर रहा हूं। तो इस ओके, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अपना फोर्स रिलीज कर रहा हूं, सडनली यहां पे क्या कर रहा है, अर्थ खींच रहा है। क्लियर? सो दिस वन इज व्हाट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे धरती के तरफ गिर रहा है, ठीक है, फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ओके, यहां पे अर्थ अपने तरफ उसको खींच रहा है, तो यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर किसी ऑब्जेक्ट के केस में हम बोलते हैं, बट स्पेसिफिकली अर्थ के केस में दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेविटी। तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट हमारा धरती की तरफ आ रहा है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स डालेंगे, ठीक है, तो फोर्स डालने पर क्या होगा, उसमें वेलोसिटी में चेंज होगा, दैट मीन्स वो एक्सिलरेट होगा। और यहां पे जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है कौन से फोर्स की वजह से,
फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से, तो इसीलिए यहां पे जो एक्सीलरेशन होगा दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसी जी का बारे में हम बात करेंगे। तो देखो जी को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल जी, ओके, कैपिटल जी इज व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ अभी हमें पता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करें तो उससे अगर हम मैथमेटिकली उसे डिराइव करेंगे तो हमें वहां पे मिलेगा फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। जबकि यहां पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटी के वजह से। दिस इज ग्रेविटेशन चैप्टर। हम ग्रेविटी के बारे में बात करें, अर्थ के केस में स्पेसिफिकली बात करेंगे तो ग्रेविटी आ जाता है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पर गिरेगा उसके तरफ, दैट विल बी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और इसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी स्मॉल जी। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेंगे ए को, जो एक्सीलरेशन है ना उसको हम स्मॉल जी में रिप्लेस कर लेंगे। तो हमें मिल रहा है फोर्स इक्वल मास इनटू मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ अभी मैं इस चीज को क्या करूंगा, देखो इसको मैं ले देता हूं फॉर एग्जांपल, यहां पे हम जी का अलग से निकाल रहे हैं तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। नाउ अभी हमने फ्रॉम यूनिवर्सल ग्रेविटी, ओके, सो हमने क्या हमें पता क्या चला, तो जब हमने क्या किया था इससे पहले हमने यहां पे निकाला है एफ का वैल्यू क्या है, कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर, और यहां पे m1 क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, m2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का बस। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अर्थ के बारे में, धरती के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं धरती के बारे में तो धरती का मास बड़ा है तो मैं कैपिटल एम ले रहा हूं, और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट उसके तरफ गिर रहा है तो उसका मास अगर मैं स्मॉल एम ले रहा हूं, तो यहाँ पे या कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर भी है, ठीक है, तब भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है। अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो मैंने बताया था जब भी हम बात करते हैं किसी स्फीयर के बारे में तो हमेशा डिस्टेंस दैट वन इज, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं ना, सेंटर से मेजर करते हैं डिस्टेंस। तो वैसे ही यहाँ पे अगर सेंटर से मेजर करेंगे मतलब ये हमारा अर्थ का रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो उसमें हम चेंज कर लेंगे जो हमारा ये वाला फॉर्मूला एफ इक्वल कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर है, उसमें हम चेंज करेंगे। देखो फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी तो जी है, ये कंस्टेंट है, यूनिवर्सल कंस्टेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। बट यहाँ पे पहला मास धरती का है, मतलब अर्थ का कैपिटल एम मैंने ले लिया, दूसरा मास इस ऑब्जेक्ट का है जो कि स्मॉल एम है, डिवाइडेड बाय व्हाट, यहाँ पे जो d है ना, d विल बी रिप्लेस्ड बाय r, क्योंकि r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम d को रिप्लेस कर लेंगे अर्थ के रेडियस से, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा क्या, दिस वन विल बी r स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमें मिल रहा है किसका, फोर्स का। तो इसको मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो अभी मुझे इन दोनों इक्वेशन से, क्लियर, ये अलग से हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ जी करेंगे, जी का वैल्यू निकालेंगे। ओके, जी का वैल्यू निकालने से पहले जी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्स है मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब mg था, और अगेन फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, स्मॉल एम कैंसल आउट, दैट मीन्स हमें यहाँ पे जी का वैल्यू क्या मिल रहा है, स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगा, स्मॉल जी इज व्हाट, ये है हमारा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। इसी वजह से हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे गिरा रहे हैं ना धरती के ऊपर, मतलब सर्टेन हाइट्स हम इनको रिलीज करेंगे, बोथ विल रीच ओके टू द लैंड और बोथ विल एक्चुअली स्ट्राइक द अर्थ सेम टाइम, एट ए टाइम। दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सेम हाइट से अगर हम दोनों को रिलीज करेंगे, बिकॉज दोनों के केस में मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे देखो जी किसके, अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करता है, किसी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो मैं अगर इसको डाल रहा हूं तो इसके मास के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं करता है। तो हम इसीलिए यहाँ पे जी का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का मास का कोई रिलेशन ही नहीं है जी के साथ। और ये जो जी का वैल्यू है ना, ये हमारा वैरी करता है, चेंज होता है। अगर हम बात करेंगे हमारे पोलर रीजन में, आपको पता है अर्थ का जो शेप है इरेगुलरिटीज है, पोलर रीजन में ये थोड़ा फ्लैट होने की वजह से आर का वैल्यू छोटा है, जबकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे
ठीक है। तो इक्वेटर के देख सकते हो यहाँ पे क्या है, रेडियस का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। अगर ये r1 है और ये r2 है तो ऑब्वियसली r1 ग्रेटर देन है r2 से। तो अगर यहाँ पे r का वैल्यू घटेगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, पोलर रीजन में हो रहा है, तो r का वैल्यू अगर घटेगा तो g का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे बढ़ता है, बट फिर भी कन्वेनियंस, ओके यू नो कन्वेनियंसी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू सेम ही लेते हैं, हम वहाँ पे चेंज नहीं करते, वैल्यू का अलग नहीं यूज करते, सेम यूज करते हैं। बट हाँ, पोलर रीजन और इक्वेटर इन दोनों में r का वैल्यू चेंज होता है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी थोड़ा बहुत चेंज होता है ना। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ g हम करेंगे, तो g का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे g का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले हमारे पास तो कैपिटल G का वैल्यू है जो कि 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। नाउ कैपिटल M इज व्हाट, मास ऑफ द अर्थ। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मास ऑफ द अर्थ के बारे में, मास ऑफ द, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो कि कैपिटल M है। और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 kg। क्या है, 6 इंटू 10⁻24 kg। और यहाँ पे हम बात करेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि कैपिटल R है, हमने यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ द अर्थ, धरती का रेडियस जो है, तो वो हमारा है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये वैल्यूज हमें पता है ना, सिंपली हम यहाँ पे पुट करेंगे और स्मॉल g का वैल्यू निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं स्मॉल g का वैल्यू। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात स्मॉल g, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल G का वैल्यू 6.673 है। तो मैं इस चीज को 6.673 को मैं अप्रोक्सीमेटली 6.7 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻11 है, ठीक है। मैं वैल्यूज पहले लिख लेता हूं, देन बाद में यूनिट्स में आऊंगा। देन नेक्स्ट m इज मास ऑफ द अर्थ, जो कि 6 इंटू 10⁻24 है, इसका यूनिट kg है, अभी बाद में लिखेंगे। नाउ रेडियस कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6, तो यहां पे लिख लेते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। अभी यूनिट में आते हैं। देखो यूनिट अगर मैं बीच में यहाँ पे लिखूंगा ना तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, इसी वजह से मैं यूनिट को मैं अलग से लिख रहा हूं। अभी पहले हमने क्या लिखा था, जी का, और जी का यूनिट इतना है, क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू kg का पावर -2, ठीक है। ये किसका यूनिट है, ये हमारा इस वैल्यू का यूनिट है। नाउ देन हमने किसका लिखा था, मास ऑफ द अर्थ, और धरती का मास जो है वो किलोग्राम है, मास का यूनिट क्या है, इसका यूनिट किलोग्राम। नाउ डिवाइडेड बाय, ये क्या है, ये रेडियस है, और रेडियस डिस्टेंस है ना, एक डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस रेडियस है, तो इसका यूनिट मीटर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बिकॉज ये था हमारा r स्क्वायर। नाउ मीटर स्क्वायर यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। और kg जो है यहाँ पे देख सकते हो ये -2 है, तो यहाँ पे और बचेगा -1। नाउ नेक्स्ट वैल्यूज में आ जाओ, ये 6.7 है, तो 6.7 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 6 से। और यहाँ पे देख सकते हो 10⁻11 है, तो -11 में यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे ये 24 है। जब हम क्या करते हैं, a⁻m इंटू a⁻n होता है, इस केस में हम क्या करते हैं, a⁻m+n कर लेते हैं ना। अगर यहाँ पे इसका माइनस साइन होता तो ये भी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वही चीज हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे हमारा +24 ये होगा, और यहाँ पे नीचे हमें क्या करना है, 6.4 का स्क्वायर लेना है। देखो 6.4 का स्क्वायर हम कैसे लेंगे, इसे एज्यूम कर लो ये तुम्हारा 64 है, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 1 हम रखेंगे, 6 4 जा 24, और 24 का डबल 48 प्लस 1 49, तो हमारा रहेगा 4। नाउ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 हो गया 40, और यहां पे देख सकते हो एक नंबर से पहले डेसिमल था, उसका स्क्वायर हो रहा है, मतलब 2 नंबर से पहले आपको डेसिमल देना है, दैट मींस 40.96। हमें क्या मिल रहा है, 40.96। नाउ यहां पे क्या है, अगर किसी भी पावर का पावर है ना 10⁻m इंटू n है, तो यहां पे हो जाएगा 10⁻m इंटू n। पावर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वही चीज यहां पे करेंगे,
6 का पावर 2 है, मतलब 6 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे हमारा क्या बचा था, न्यूटन इंटू केजी का पावर -1। ओके, उसे रहने दो, उसको भी चेंज कर लेंगे क्योंकि ये जो है ये एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट, चाहे वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या नॉर्मल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ही तो है ना, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना अभी हम यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 जा 42 रहेगा यहाँ पे 4, 6 6 जा 36, 36 प्लस 4 40 हो गया, तो यहाँ पे 40.2। ओके, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -11 है, ये 24 है। अगर हम 24 से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, और मिलेगा 13, तो 10 टू द पावर 13 हमें यहाँ पे मिल रहा है ना। यहाँ पे देख सकते हो ये 40.96 है, सो दैट मीन्स हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, देखो ये 0.96 मतलब इसको सोच लो ये 41 है, ये क्या है 41, 40.96 को यू कैन एज्यूम 41, तो इस टाइप के कैलकुलेशन में आप वैल्यूज को एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि नथिंग इज एक्चुअली एग्जैक्ट, यहाँ पे एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है, ये हमने 6.673 को मैंने 6.7 लिया है ना, तो यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो 40.96 यू कैन टेक, इट इज दैट 40, तो यहाँ पे हमें ये 40 इंटू 10 टू द पावर जो 12 है इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ पे हमारा 10 टू द पावर 13 था, और ये ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहां पे न्यूटन इंटू केजी पावर -1। नाउ अभी ये क्या है, अभी ये 40.2 है, यहां पे 10 टू द पावर 13 से 12 गया तो यहां पे 10 बचा, डिवाइडेड बाय 41, यहां पे आपको मिल रहा है 402/41, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डेसिमल यहां पे राइट प्लेस, एक साइड राइट प्लेस में आ जाएगा, तो 402 मिलेगा। नाउ यहां पे हमें 402 को 41 से डिवाइड करना है, तो 402 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे 41 है, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर मैं इस प्लेस को बंद करता हूँ और इसके इस प्लेस को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे 4 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 40, तो मतलब 4 का 10 टाइम्स 40 है, तो 10 से तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो उससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 9 से, तो 9 से करते हैं, 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36। नाउ यहाँ पे 2 है, अगर 10 कैरी होके आता है देन यहाँ पे ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 9 तो ये रहेगा 3, और यहाँ पे कितना है, ये 9 है, तो 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, तो हमें मिल रहा है 33। नाउ ये 33 जो है 41 से छोटा है, तो यहाँ पे हम डेसिमल पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 330 हो जाएगा, और हमें पता है 4 को अगेन आप 1 को बंद करिए और 0 को बंद करिए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 मिलेगा, 4 8 जा हमारा क्या हो रहा है 32 होता है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, तो आगे भी आप कर सकते हो बट मैं नहीं करूँगा, यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, दिस वन इज 9.8। अभी इसका यूनिट क्या था, न्यूटन इंटू केजी पावर -1, बट आप बोलोगे सर एक्सीलरेशन का तो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यही तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि न्यूटन जो है ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, न्यूटन जो है हमारा वो है क्या है हमारा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू ये क्या है केजी का पावर -1, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 है तो कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिल रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दैट्स इट, दैट इज आवर आंसर।